नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सच, उसका भी दो पहलू है। एक सच जो दुनिया के सामने रखा जाता है, दिखाया जाता है, और एक सच जो वाकई में सच होता है लेकिन वो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाता। गौरी लंकेश एक वामपंथी पत्रकार जिसने अपनी जीविका ही हिंदुस्तान, हिंदुओं, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू संगठनों को गाली देकर पूरा जीवन व्यतीत किया। उसकी अचानक मौत होती है तो दिल्ली में सारे दलाल किस्म के पत्रकार सड़कों पे आ जाते हैं। हाय तौबा मच जाता है कि भाई हिंदू संगठनों ने उन्हें मार दिया। वो नक्सलाइट थी, विचारधारा के रूप में वो बहुत ही एक्टिव भी थी, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वो लिखती भी थी, और शायद कुछ लोग इसके लिए उनको बहुत आदर सत्कार भी करते थे। अजीब देश है ये। लेकिन मौत के बाद जो हुआ वो और भी अजीबोगरीब है। हमने अब तक अपने इस प्रोग्राम में, इस सीरीज में दाभोलकर और पंसारे की मौत में किस तरीके से सीबीआई और एटीएस और तमाम जांच एजेंसियों ने गूफअप किया, अपनी मट्टी पलित करवाई, अपना नाम बदनाम कराया, अपनी बेइज्जती करवाई। आज दो और केस के बारे में बात करेंगे, गौरी लंकेश और कलबुर्गी की मौत के ऊपर, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पत्रकारों ने, एजेंसियों ने और सरकारों ने सच को छिपाया और झूठ जनता के सामने परोस दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका किताब तो लाजवाब है। कई सारे लोग बता रहे हैं कि ये तो आंख उनकी जो है वो खुल रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान में झूठ को सच बता करके पेश किया जाता है। कलबुर्गी के साथ क्या हुआ? जी, तो कलबुर्गी अपने घर में ही थे। किसी ने घंटी मारी और उनके एक रिलेटिव ने दरवाज़ा खोला और कलबुर्गी फ़ोन पे बात करते करते सामने आए। जिन्होंने घंटी मारी थी उनको सीधे सर में गोली मार दी और वहाँ से फ़रार हो गए। और फ़रार होने के बाद में वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुके थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनको डिक्लेयर कर दिया गया। कोई बहुत ठोस आई विटनेस अकाउंट्स नहीं मिले थे, और जो सीसीटीवी फुटेज भी, कोई उनके घर में सीसीटीवी नहीं था, और बाहर के थोड़े बहुत इमेजेस कुछ मिले थे लेकिन कोई बहुत ढंग का नहीं मिला था। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हद तक स्टैंड स्टिल पे ही था। फिर उन्होंने, जैसे हमने बताया प्रीवियस केसेस में, जैसे इनकी हत्या हुई थी तो उसी समय पर नैरेटिव शुरू हो गया कि देखो इनको उनके विचारों के लिए मारा गया। और एक्चुअली में उनके विचार क्या थे? वो, उनकी स्पेशलिटी थी लिंगायत, वो लिंगायत थे और उनकी स्पेशलिटी लिंगायत के वचन लिखना जो है, उनका इंटरप्रिटेशन और उनको एडिट करना। और उनको गवर्नमेंट ने बाकायदा उनको उसके लिए एम्प्लॉय भी किया था, उनकी टीम को उसके लिए लिखने के लिए, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है। और उनको काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए थे और उनको वाइस चांसलर भी बनाया गया था कर्नाटक यूनिवर्सिटी का। लेकिन वो लिंगायत जो खुद है, वो समाज उनके व्यूज को मानता था क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अनपॉपुलर पर्सन थे और उनको जो लिखते थे वो फ्रिंज बोल सकते हैं हम उनको, जो उनकी राइटिंग्स थी, जो टिपिकली लेफ्टिस्ट इंटरप्रिटेशन के साथ लिखे जाते हैं। बहुत गंदी गंदी बातें भी बहुत सारी उन्होंने लिखी थी, जिसके लिए उनको बाकायदा डेथ थ्रेट्स मिल चुके थे। लिंगायत कम्युनिटी से ही डेथ थ्रेट मिल चुके थे और हिंदू देवी देवताओं का बहुत अपमान भी करते थे। वो अनंत मूर्ति जी थे जिन्होंने बोला था, मैं बोलूंगा नहीं उन्होंने क्या बोला था, ये उनके सपोर्ट में खड़े हो गए थे और उनके सपोर्ट में इन्होंने मीटिंग्स भी की थी। तो वो तो विचारधारा है, वो तो उनकी गंदी विचारधारा है, हम क्या कर सकते हैं। गौरी लंकेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो नक्सलाइट थी वो, तो उनके सबसे करीबी दोस्त जो हैं वो भी नक्सलाइट थे, और गवर्नमेंट ने तो उनको ही डिप्यूट कर दिया था कि आप नक्सलाइट से नेगोशिएट करके उनको सरेंडर करवाइए। तो सिद्धारमैया जी की गवर्नमेंट ने तो उनको अपॉइंट किया था, यानी तो उनको भी पता था कि इसके तो नक्सल से एकदम गहरे संबंध है। तो ये तो कोई छुपी हुई बात तो थी नहीं। और वो भी कलबुर्गी से काफ़ी कुछ जुड़ी हुई थी विचारधारा में, और पर्सनली भी जान पहचान थी दोनों की अच्छी खासी। तो एनीवे, दोनों की मौत के बीच में सारा लिंक मिलता चला जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि गौरी लंकेश के केस में क्या हुआ मौत के बाद?
मौत के बाद मौत का राजकारण शुरू हो गया। और मैं तो थोड़ा अलग जाके कहूँगा कि कम्युनिस्टों का या इस्लामिक फॉलोअर्स का, हिंदू छोड़ के बाकी जो 3 मेन थॉट पॉलिसीज है, जो क्रिश्चियनिटी रहेगी, इस्लाम रहेगा या कम्युनिज्म रहेगा, दे वांट देयर ओन किंगडम, और इसके लिए जो भी आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये उनकी पॉलिसी रही है। तो ये चारों केसेस में वही हुआ कि इसको इस्तेमाल करें। जी मैं आपको 2-3 उसके उदाहरण बताता हूँ। गौरी केस में क्या हो गया देखिए। मैं वाचकों, दर्शकों को पूछना चाहूंगा कि ये मर्डर के पहले किसी ने गौरी लंकेश का नाम सुना भी था क्या? एक। दूसरा, आज की तारीख में उनके सपोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, उनके बाजू में भी बात कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। मुझे 4 ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के इश्यूज निकाल के देखिए जिसमें गौरी लंकेश ने कुछ सब्सटेंटिव चेंज लाया था, सरकार का कोई भ्रष्टाचार निकाला था, कुछ भी, जो भी एक अच्छा जर्नलिस्ट करना चाहेगा उसमें से क्या था? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। पहली बात, उनका एकमेव कर्तृत्व मुझे ऐसा दिखा है कि हुबली के एमएलए के एमपी के खिलाफ, अभी एमपी है वो प्रहलाद जोशी जी, इनके खिलाफ उन्होंने 2008 में एक स्टोरी कर दी, उन्होंने डिफेमेशन का केस कर दिया। ये कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई, उसको 6 महीने की पनिशमेंट, उसको जेल जाना पड़ना था। अब जेल जाने के पहले ये हो गया तो उसको भी ग्लोरिफिकेशन मिल गया, और उसके बाद उसको बेल भी मिल गया। बेल तो मिलना है क्योंकि ये तो उनके ये नाम के वो कॉमरेड हैं, वामपंथी हैं, सिस्टम उनका है। यस। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये केस में एक भी आई विटनेसेस नहीं है। वैसे एक बात मैं आपको आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े पत्रकारों का जो मापदंड होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपने कौन सी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपने दुनिया के सामने लाया जो अब तक छिपा हुआ था। जरा ध्यान चारों तरफ घुमाइए। आजकल जो बड़े फन्नेखां, बड़े बड़े पत्रकार बनकर के घूम रहे हैं, ये दलाली करते हैं। ऐसे नहीं, साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर बड़े बड़े बंगले इन लोगों ने बना लिए हैं। इन लोगों ने जीवन में कभी स्टोरी नहीं की। इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदू नेताओं को गालियां दे करके धंधा किया है। आपने अच्छा किया, ये मापदंड जो है हमारे दर्शकों को बताया। अब ये बताइए कि गौरी लंकेश की मौत के फौरन बाद 2 घंटे में ही मोर्चा चालू हो गया, हर जगह पोस्टर छप गए, निकल आया, और दिल्ली में तो ऐसा लग रहा था कि मातम पसर गया। प्रेस क्लब में सैकड़ों वामपंथी पत्रकार, ये दलाल किस्म के लोग, वो खड़े होकर छाती पीटना शुरू कर दिया कि हाय ये क्या हो गया। और सारे लोग ये कह रहे कि भाई फासिज्म आ गया, हिंदूवादी लोगों ने उनकी हत्या की। मुझे एक बात बताइए कि कोई ठोस एविडेंस अब तक मिला है उसमें? 2 चीज मैं आपको हाँ, पहली चीज ये बताऊंगा कि इस केस में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नहीं है जो ये कहता है कि मेरे सामने इस आदमी ने इसको गोली मारी। एक तो जो भी केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, परिस्थितिजन्य जो भी एविडेंस है उसके ऊपर जाता है, जो बहुत वीक चीज होती है। अब ये क्या होता है देखिए, ये कहते हैं कि परशुराम वाघमारे ने गोली मारी, उसको पकड़ लिए, उसके बारे में वो सब छपके भी आया है। आप देखिए गूगल पे परशुराम वाघमारे डाल दीजिए, सब आता है। अब एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज में आया, उसने गोली, एक जो एसेलेंट ने गोली मारी वो हेलमेट पहन के था, तो आप चेहरा तो देख नहीं सकते थे। रात के अंधेरे में हुआ था तो आप ठीक से कद भी नहीं समझ सकते। तो इन्होंने क्या किया, परशुराम वाघमारे को अरेस्ट करने के बाद कम से कम 1 साल के बाद उसको हेलमेट पहनाया। वो एसेलेंट का जैसा कपड़ा दिखता है, जूता दिखता है, वैसा जूता और कपड़ा पहनाया। फिर उसका एक सीसीटीवी फुटेज लिया और देख रहे हैं, देखो ये भाई ये 2 फुटेज है, इसमें जो साइज दिखता है ये साइज इसमें भी दिखता है, इसमें जो हाइट दिखता है इसमें भी दिखता है। अब सादा सवाल यह है कि भाई साहब आपके मेरे साइज, हाइट, स्ट्रेंथ के दिल्ली में 400-500 हज़ार लोग मिल जाएंगे कम से कम। तो ये आपका क्वालिटी है इन्वेस्टिगेशन का। इसके ऊपर आप, अब 2018 का अरेस्ट है, 2023 में है, मैं अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ, ये सीबीआई कर रही है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बेंगलोर भारत रत्न मिलना चाहिए इन लोगों को। इनको 25-25 लाख इनाम दिया गया है फॉर एक्सेलेंट इन्वेस्टिगेशन। छी गजब, माने द होल सिस्टम हैज गॉन टू डॉग्स। इस तरीके से आप अब वॉचअप करेंगे। ये कोई फिल्म चल रही है, टीवी सीरियल, वेब सीरीज चल रहा है। तो अभी तो हाल में मैंने सुना कि कोई स्केच वगैरह भी बनाया गया, कोई उसको
चिन्हित कर रहे हैं कि नहीं वो वैसा ही था। हेलमेट के ऊपर अंदर कैसा आदमी दिखता है उसका स्केच कैसे बन सकता है? तो सिर्फ एक स्केच नहीं है, इनके पास कुल मिलाकर 7 स्केच हैं, और इंसान तो सिर्फ 2 ही थे। 2 इंसान है, 7 स्केच है। पहले इन्होंने 3 स्केच रिलीज किए, उसके बाद इन्होंने और 4 स्केच रिलीज किए, तो 7 स्केच हैं हेलमेट पहने हुए आदमी के। और उसमें किसी में चश्मा पहना दिख रहा है, किसी में मूछ दाढ़ी दिख रही है। अब कैसे देखेंगे हेलमेट पहने हुए आदमी की रात में मूछ दाढ़ी? हेलमेट भी तो है नहीं। हेलमेट के बिना के है ना स्केच। तो भाई ये अनबिलीवेबल है, और ये कोर्ट में जज साहब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ 4 केसेस में मैं हिंदू जहाँ पे हिंदू टेरर का लेबल लगा है, ये 4 केसेस में, सिर्फ 4 केसेस में मैं नहीं हूँ। मैं मालेगांव ब्लास्ट केस में हूँ, मैं बेस्ट बेकरी केस में हूँ। शायद आप उसका एक अलग कार्यक्रम रखिए, मैं वहाँ पे बताता हूँ कि क्या वहाँ पे भी चल रहा है। तो कलबुरी केस और ये गौरी लंकेश का केस कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? अभी उसमें ट्रायल चालू है, मतलब 2017 और 15 की केसेस है। अभी कहीं पे 2-4 विटनेस हुए, कभी गौरी केस में तो खैर थोड़े ज़्यादा विटनेस हो गए, लेकिन उनकी संख्या भी तो इतनी है कि कम से कम 2 साल 1.5 साल तो उसमें जाएगा ही। और आई विटनेस कोई नहीं है? कोई नहीं है। आपने लिस्ट लंबी बना दी ताकि ट्रायल चलता रहे और न्यूज चलाती रहे, और न्यूज जो है वो चलता रहे। कोई वेपन मिला नहीं। वो तो जैसे आपने बताया, वो तो ठाणे क्रीक में गया था, जो जाते वक्त टुकड़ों में गया था, आते वक्त पूरा का पूरा होके ऊपर आया था। मैं समझा नहीं ये कहानी। ऐसा हुआ कि ये 4 मर्डर्स के बारे में जो मैंने बीच में स्टोरी बताई, मैं दर्शकों को विनती करूंगा कि एक बार पहले वाला एपिसोड फिर एक बार देखें। तो ऐसा है कि कलबुर्गी केस के बाद 2 साल के बाद गौरी लंकेश हो गया, तो अब 3 तो उन्होंने टैली किए थे, तो चौथा भी करना था, तो उसका भी फॉरेंसिक आ गया। आप बोल रहे 4 में, पहले 2 में 1 कॉमन था, बाद के 3 में 1 कॉमन था, तो वो पिस्तौल कहाँ गई? तो उन्होंने शरद कळसकर को पकड़ा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद का एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक छोटे फैमिली से है। तो उसके मुंह से ले लिया कि ठाणे मुंबई के पास जो समुंदर, जो क्रीक है, मतलब नदी जब समुंदर को मिलती है तो उसके पहले का जो पोर्शन है ना वो बड़ा होता है और बहुत डीप होता है, क्योंकि समुंदर का पानी रहता है। तो उसका स्टेटमेंट ले लिए कि ब्रिज से ऊपर जाते जाते उसने 2 पैर आगे गया, 2 कदम, एक टुकड़ा निकाला, जैसे ट्रिगर निकाला, फेंक दिया, फिर बंदूक का ऊपर सामने वाला भाग निकाला, फेंक दिया, फिर दूसरी बंदूक का कुछ निकाला, फेंक दिया। ऐसे फेंकते 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 वो गया। ये कभी तो 2018 में फेंक दिया, तो 2000 कभी तो 21 या 22 में, मुझे तो उन्होंने तो कोर्ट में वो फाइल भी नहीं किया। तो उन्होंने गोताखोर लाया नॉर्वे से, कॉन्टैक्ट दिया यूएई के या कहीं दूसरे कंपनी को, और जब गोताखोरों ने वो सब छान लिया तो उनको एक पूरी की पूरी पिस्तौल बरामद हो गई। और फिर वो बोले कि ये वो भी पिस्तौल नहीं है। तो ये 4 केसेस में जिस पिस्तौल से गोली मारी गई, ऐसा उनका कहना है, वो पिस्तौल तो कहीं पे भी नहीं है। ये पिस्टल के फोटो बड़े चले पेपर में कि देखो हमने हथियार ढूंढ लिया है, अखबार में छप गया। बिल्कुल, अखबार में तो पूरा कन्विक्शन भी आ गया। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ी समस्या होगी कि आप जैसे पत्रकार यहाँ पे जिंदा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर इनके बस की बात चलती तो बेनजीर भुट्टो को भी इन्होंने मारा, और अमेरिका का राष्ट्रपति जो केनेडी की असैसिनेशन हुई थी उनको भी इन्होंने मारा। चाहे तो शायद कह देते मुझे तो डर है, मुझे तो पक्का डर है, कुछ भी बोल देते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाल करके मुंबई से आकर के आपने हमारे शो में हिस्सा लिया और इन 4 मर्डर्स के ऊपर इतनी सारी जानकारियां दी जो अब तक दुनिया के सामने छिपी हुई थी। एक बात कहना पड़ेगा, सीबीआई हो या मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस हो, वहां पे तो सरकारें उनकी नहीं है। गृह मंत्रालय में तो कोई उनके लोग नहीं बैठे हुए हैं। सीबीआई तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि इन 4 मर्डर केस के ऊपर जो सीबीआई के अधिकारी, एटीएस के अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो इसमें पूरे पॉजिटिव पे लगे हुए हैं, कि आप लिख करके देते हैं कि एक एक चीज जो है वो रिवॉल्वर का अलग अलग जगहों पे नदी में फेंक रहा है, और नॉर्वे से गोताखोर आता है
जादू से पूरी रिवॉल्वर को ऊपर ले आता है और बाद में आप कहते हो तो ये तो रिसोर्सेस के भी, टैक्स पेयर के पैसे की भी बर्बादी है। ये तमाशा कब बंद होगा? मोदी सरकार को भी इस पे जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, इन चारों केसेस को उछालिए और जो सच्चाई है, अगर हिंदू संगठनों ने ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर इन लोगों ने नहीं किया है और ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से छिछला और खराब है, तो न सिर्फ इसकी सच्चाई पता होनी चाहिए और साथ ही साथ ये हिंदू संगठनों को प्रताड़ित करने वाले तमाम अधिकारी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।